नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बड़ी ही सरल और आसान भाषा में। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मिशन मोड स्टडी के अंदर। आइए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वक्त संविधान में 395 तो आर्टिकल थे, 22 भाग में बटा हुआ था संविधान, और 12 उसमें शेड्यूल या फिर 12 अनुसूचियाँ थी। तो पहले पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले पार्ट को हमने जो है, भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो उसको हमने भारत को जो है गली नंबर 14 की उपमा दी है। यानी कि हम जब भी किसी गली के अंदर जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि उस गली की बाउंड्री कितनी बड़ी है, उसमें मकान कितने हैं, उसमें लोग कितने रहते हैं। तो भारत जो है वो एक तरीके से एक गली है, तो गली नंबर 14 है। ताकि यानी कि इसके अंदर जितने भी वो आर्टिकल्स जो कि भारत राज्यों के एक संघ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सब इसी के अंदर आएंगे। अब इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो बताता है नाम, भारत जो होता है वो नाम इसी के अंदर आया है। इसके अलावा जो आर्टिकल जो है इसमें ये बताता है कि इस भारत की जो है वो टेरिटरी कितनी बड़ी है, इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। भारत के जो स्टेट्स हैं उनके नाम वो सब आपको इसी में देखने को मिलेंगे। भारत की जो यूनियन टेरिटरीज जो है उनके नाम वो भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। फिर इसका आर्टिकल नंबर 2 और 3 जो है वो ये बताता है कि साहब नए जो स्टेट्स जो हैं उनकी स्थापना किस तरीके से करी जाएगी, पुराने स्टेट्स का नाम किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज किस तरीके से जो है चेंज करी जा सकती है जोड़ तोड़ करके। ये सब चीज़ें आपको जो है वो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर मिल जाएगी। इन सब आर्टिकल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में और ढंग से कवर करेंगे, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। फिर आप आ जाइए पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 जो है इसमें हम ये मानते हैं कि इस गली के अंदर जो मकान हैं उनके अंदर नागरिक कितने रहते हैं। तो हमने ये मान लिया कि 511 नागरिक रहते हैं इसके अंदर, 511 नागरिक, ठीक है। यानी कि सिटीजनशिप को लेकर के या नागरिकता को लेकर के जितने भी आर्टिकल्स जो हैं वो आपको 5 से लेकर 11 के बीच में ही मिलेंगे कुल मिला के। तो याद करने का तरीका है 511 नागरिक। पार्ट नंबर 3 जो मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए नागरिकों को, ठीक है, वो जो है वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में। तो 1235 साडा हक एथे रख, 1235 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स। फिर उस गली को अच्छी श्रेष्ठ गली बनाने के लिए, बेहतरीन गली बनाने के लिए, कि ताकि उसके अंदर उसका हर एक नागरिक खुश रहे, सब नागरिक बराबर रहे, ठीक है, उसके लिए जो है बड़ों की सलाह के रूप में नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है इंडियन संविधान में। ये एक तरह की गाइडलाइन है जो कि किसी भी सरकार को दी गई है ताकि वह एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सके। पार्ट नंबर 4A तो सिर्फ अधिकार ही नहीं है, अधिकारियों को साथ में जो है वहाँ के नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी निभाने होंगे। इन कर्तव्यों को नाम दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी का। ये आर्टिकल नंबर 51A के अंदर ऐड करे गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के कहने के ऊपर, उनके रिकमेंडेशन के ऊपर। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कुल मिलाकर के हमारे संविधान के अंदर मेंशन करी गई है। अब इस गली का यानी कि इस देश का मुखिया जो है वो कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका हमने नाम दिया है पैट QOI। ये याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया गया है ताकि इससे आप आराम से याद कर सकें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और ये सब आर्टिकल्स जो है वो आपको 2 के डिफरेंस में मिलेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है वो है 52 नंबर का आर्टिकल, यानी कि इसमें बता रखा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में कि साहब हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा। अगला आर्टिकल 2+ कर लोगे तो उसके अंदर आ जाएगा कि उसके चुनाव की विधि बता रखी है। फिर 56वें नंबर वाला आर्टिकल जो है वो बताता है कि साहब इसकी जो अवधि कितनी होगी इस पोस्ट की, यानी कि 5 साल। और 58 नंबर वाला आर्टिकल जो है वो उसकी योग्यता बताता है कि साहब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। 60वें नंबर का आर्टिकल बताता है कि शपथ जो ली जाएगी इस पोस्ट के लिए उसके बारे में मेंशन है 60वें नंबर आर्टिकल के अंदर। इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का है वो दिलवाता है ये शपथ प्रेसिडेंट को। फिर 61वें नंबर पे आप आ जाएं
तो इसमें महाभियोग यानी कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने का जो विधि जो है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं या महाभियोग कहते हैं, वो चलाने की विधि जो है वो आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन्ड है। फिर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में जो है वो एक पार्डनिंग पावर है, माफ़ करने की पावर है, उसको हमने 72 माफ़ी की उपमा दी है, 72 माफ़ियाँ। अगली पोस्ट पर जाते हैं, उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63 से लेकर 66 तक अगर आप एक साथ काउंट करेंगे तो आपको सारी की सारी जो मेन आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के वो मिल जाएंगे। तो उसमें पहला जो आर्टिकल जो है वो है 63 यानी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बता रखा है। 64 कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या फिर पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। इसका मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलती है वो ऑटोमेटिकली जो है चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। आर्टिकल नंबर 65 ये बताता है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट जब भी अपनी सीट पे नहीं होगा उस पोजीशन के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके लिए कुछ जो है नियम कायदे हैं, वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, वह बीमार होता है, ऐसी कुछ कंडीशंस के अंदर जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएगा वो। पर जब उसका 5 साल का जो अवधि है वो ख़त्म हो जाती है प्रेसिडेंट की और चुनाव नहीं हुए हुए होते, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रेसिडेंट है वो ही नए प्रेसिडेंट के आने तक उस सीट को होल्ड करके रखता है। इस कंडीशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आर्टिकल नंबर 74 के अंदर ये बता रखा है कि प्रेसिडेंट को जो है वो एडवाइस लेने के लिए कुछ चेलों का सहारा मिला हुआ है। इन चेलों का नाम जो है वो है मंत्रीगण यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी 74 चेले हैं प्रेसिडेंट के पास में। आर्टिकल नंबर 76 ये बताता है 76 ये बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर महान्यायवादी के बारे में। ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किसी भी कोर्ट में जा कर के केस लड़ता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र को अटेंड कर सकता है, पर इसमें वोट देना जो है उसका अधिकार नहीं होता, ही कैन नॉट वोट। आर्टिकल नंबर 79 ये संसद के बारे में है। आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा के बारे में है। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा के बारे में है। ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पार्लियामेंट का एक्ट कौन सा है। आर्टिकल नंबर 85 प्रोरोगेशन या समनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा का सत्रवासन कर सकता है। राज्यसभा इनमें से कोई सी भी चीज़ राज्यसभा के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि राज्यसभा जो होता है परमानेंट हाउस होता है। तो ये प्रोरोगेशन और समनिंग पावर जो होती है ये प्रेसिडेंट की होती है। यह आर्टिकल नंबर 85 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 86 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो जो दोनों हाउसेस जो होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इनको एड्रेस कर सकता है, इनको संबोधित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 87 प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस, ठीक है। जब भी प्रथम सत्र आता है, नई लोकसभा जो है चुनाव होकर के आती है, तो उसका प्रथम सत्र को जो संबोधित करने का जो पावर, जो स्पेशल एड्रेस करने का पावर होता है, आर्टिकल नंबर 87 में मेंशन है प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 93 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 108 संयुक्त अधिवेशन या फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। जब भी कोई भी एक बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाता है और राज्यसभा उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं देती है, इस कंडीशन में एक डेडलॉक की परिस्थिति अराइज हो जाती है और इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट जो है एक संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग बुलाता है, जिसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो होता है स्पीकर। और फिर इस डेडलॉक की स्थिति को जो है इसके अंदर डील करने की कोशिश करी जाती है और एक आपसी सामंजस्य से एक फैसला लिया जाता है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिल के अंदर ही होता है, मनी बिल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मनी बिल के अंदर अगर लोकसभा से वो पास हो गया और राज्यसभा उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे रहा है 14 डेज़ में, राज्यसभा अगर कोई 14 डेज़ के अंदर फैसला नहीं देता तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया है और प्रेसिडेंट को उसको अपना एक्सेंट देना पड़ता है, वो उसको वापस नहीं कर सकता रिकमेंडेशन के लिए। और ये मनी बिल के बारे में मेंशन जो है वो आर्टिकल नंबर 110 के अंदर है। इसके अंदर सरकार के टैक्स रेवेन्यू से जुड़े हुए सारे के सारे मामले आते हैं, इस विधेयक में पेश होते हैं।
आर्टिकल नंबर 112 बजट के बारे में है। आर्टिकल नंबर 123 अध्यादेश या ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है। जब भी संसद सत्र में नहीं होती, संसद जो है वो मिनिमम साल में 2 बार सत्र करना ज़रूरी होता है उसको, 2 पर ईयर, यानी कि 6 मंथ्स में 1 बार तो मिलना ज़रूरी होता ही होता है। पर रिमेनिंग टाइम वो छुट्टी के ऊपर होती है। उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई लॉ बनाना है तो वो उसके लिए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके जो है अध्यादेश इशू करवाती है, ऑर्डिनेंस इशू करवाती है, जिससे वो लॉ बन जाता है। और जैसे ही संसद वापस सत्र में आती है तो उसके 6 वीक के अंदर उसको पास करना ज़रूरी होता है उस ऑर्डिनेंस को, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड बन जाता है। ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 123 में। 1-2 का 4 माई नेम इज़ लखन, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो यहाँ पे लखन जो है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। 1-2-3-4 आर्टिकल में मेंशन है इसके बारे में। 143 आज के कॉन्टेक्स्ट में 143 का मतलब जो होता है वो होता है आई लव यू। तो आप ये देख लें यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये जो है आई लव यू वाला खेल चलता है। यानी प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी मुद्दे के ऊपर परामर्श मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, पर ये परामर्श जो होता है उसके लिए वो बाध्य नहीं होता, यानी वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता उसको मानना, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। आर्टिकल नंबर 148 यहाँ पे कैग के बारे में मेंशनड है। आर्टिकल नंबर 149 कैग की ड्यूटीज़ के बारे में मेंशनड है। इसके बारे में भी ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है पेपर। जो है पार्ट नंबर 6 ये स्टेट्स के बारे में आ जाता है। तो स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है, सबसे ऊपर पोस्ट जो होती है वो होती है गवर्नर की। तो जैसे वहाँ पे पैट क्यू आई था, यहाँ पे गेट क्यू है, यहाँ पे आई नहीं, क्योंकि इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोसीजर नहीं पता रखा है गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके रिमूवल का कोई भी तरीका नहीं पता रखा है। 153 नंबर वाला आर्टिकल ये बताता है कि किसी भी राज्य का एक गवर्नर होगा और एक गवर्नर कितने भी राज्यों का, 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है। आर्टिकल नंबर 155 ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, जो कि प्रेसिडेंट करता है। उसके टर्म के बारे में बताया जाता है आर्टिकल नंबर 156 के अंदर, जो कि 5 साल का है अमूमन वैसे तो, पर प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा सकता है, नहीं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही उस पोस्ट पे रहेगा। आर्टिकल नंबर 157 उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, यानी 35 साल की एज। 159 जो है वो उसकी ओथ के बारे में, उस पद के लिए जो वो ओथ लेता है उसके बारे में 159 के अंदर मेंशनड है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास 72 माफियाँ थी, उस तरीके से गवर्नर के पास में 161 माफियाँ हैं। दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करे जाएंगे। 74 चेले थे प्रेसिडेंट के पास में, उसी तरीके से 163 चेले हैं या मंत्री हैं गवर्नर के पास में। ये याद करने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं कि 163 ही हैं, कितने भी हो सकते हैं। 167 जो है वो सीएम की ड्यूटी होती है गवर्नर को जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में इन्फॉर्म करने की, ये ड्यूटी होती है मुख्यमंत्री की। ये आर्टिकल नंबर 167 में मेंशनड है। ये एकमात्र आर्टिकल है जिसके अंदर की सीएम के बारे में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वो आर्टिकल बताइए जिसके अंदर की सीएम के बारे में मेंशनड है, मुख्यमंत्री के बारे में मेंशनड है। इसके अलावा और किसी भी आर्टिकल में आपको ये मेंशनिंग नहीं मिलेगी। आर्टिकल नंबर 168 ये विधानसभा के बारे में है। आर्टिकल नंबर 200 यानी कि जब भी कोई विधानसभा किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है राज्यपाल के पास में, तो राज्यपाल चाहे तो उसको सम्मति दे सकता है, चाहे तो उसको अस्वीकृत कर सकता है। उसको कहते हैं एसेंट ऑफ द गवर्नर। ये आर्टिकल नंबर 200 के ऊपर है। आजकल वैसे भी बहुत दोहरे शतक बन रहे हैं इंडियन टीम के द्वारा, तो आप इसको इस रूप में याद कर सकते हैं कि साहब ये गवर्नर का डबल सेंचुरी मारने का तरीका है। तीसरा जो पावर जो होता है गवर्नर के पास में वो ये होता है कि वो उस बिल को आरक्षित कर सकता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। तो ये आर्टिकल नंबर 201 में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हमने देखा था कि 123 जो है वो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पे 213 जो है वो पावर है गवर्नर की, यानी कि सिर्फ आंकड़ों का यहाँ वहाँ आदान प्रदान हुआ है। बाकी 213 जो है वो गवर्नर का अध्यादेश इशू करने का पावर है। इस रूप में आप याद कर सकते हैं जब भी विधानसभा सत्र में नहीं है। आर्टिकल नंबर 214 जो है वो हाई कोर्ट के बारे में मेंशन करता है। आर्टिकल नंबर 216 ये बताता है कि वो हाई कोर्ट बनेगा कैसे, यानी उसके मुख्य न्यायाधीश और वह अन्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 31 के द्वारा और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा जो है वो फंडामेंटल राइट्स के रक्षक हैं। यानी कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो
31 नंबर वा जो वो होगा आर्टिकल, उसके द्वारा रिट इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा रिट इशू कर सकता है इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 7 ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 239 जो है वो ये बताता है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करा जाएगा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू किया जाता है अमूमन। आर्टिकल नंबर 239 AA ये जो है केजरीवाल जी गली की हड्डी है, क्योंकि ये दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो CM से बड़ा होता है हमेशा, इसलिए CM यहाँ पे कठपुतली की तरह काम करता है। ये आर्टिकल नंबर 239 AA के अंदर मैंशनड है। आर्टिकल नंबर 266 ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि संचित निधि जो है इंडिया की, उसके बारे में मेंशन है इसके अंदर। यानी कि जो भी सैलरीज होती है वो इसी से दी जाती है, जो भी लोन आते हैं या कहीं बाहर से लिए गए हैं या जो लोन चुकाने होते हैं वो सब इसी के थ्रू किया जाता है। 267 ये कंटीजेंसी फंड या फिर इमरजेंसी फंड या फिर इसको आकस्मिक निधि भी कहा जाता है। इसका कस्टोडियन जो होता है प्रेसिडेंट होता है। जब भी कोई अनफोर्सिन खर्चा आ जाता है जिसकी प्लानिंग पहले से नहीं होती, तो वो खर्चा जो है वो इससे किया जाता है और उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना होता है प्रेसिडेंट से। आर्टिकल नंबर 12 इसमें फाइनेंस कमीशन मेंशनड है, सॉरी पार्ट नंबर 12 इसमें आर्टिकल नंबर 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन कर रखा है। फाइनेंस कमीशन जो होता है वह हर 5 साल में गठित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि स्टेट और यूनियन के बीच में टैक्स का डिवीजन किया जा सके। आर्टिकल नंबर 300A ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले FR हुआ करती थी, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन के थ्रू इसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साहब राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा तरीके का आर्टिकल है, कौन से तरीके का राइट है। तो इट इज़ अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर। आर्टिकल नंबर 14 सॉरी पार्ट नंबर 14 आर्टिकल नंबर 315 इसमें UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मेंशन है कि ये रिक्रूटिंग एजेंसीज होंगी। आर्टिकल नंबर 323 जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होंगे वो अपनी रिपोर्ट सौंपा करेंगे अपने गवर्नर को, वर्किंग के बारे में रिपोर्ट सौंपेंगे गवर्नर को, उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर 323 में भी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। पार्ट नंबर 15 आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है ताकि स्टेट, यूनियन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवा सके वह। जो स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपालिटी के जो चुनाव जो होते हैं उसको वो इलेक्शन कमीशन इनको नहीं करवाता, उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। आर्टिकल नंबर 338 ये इसके जो है ये शेड्यूल कास्ट के कमीशन के बारे में है। आर्टिकल नंबर 338A ये जो है ये शेड्यूल ट्राइब्स के कमीशन के बारे में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 340 ये बैकवर्ड क्लास के कमीशन के बारे में। पार्ट नंबर 17 आर्टिकल नंबर 343 इसमें बताया गया है कि जो संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी होगी। आर्टिकल नंबर 351 ये बताया गया कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है हिंदी का डेवलपमेंट करवाना। पार्ट 18 इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 352 फिर 4 को प्लस कर दोगे तो आर्टिकल 356, फिर 4 प्लस कर दोगे तो 360। तो 3 ये मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज हैं। इनफैक्ट नेशनल इमरजेंसी जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है, आपातकाल आता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है 352 के तहत। 356 ये प्रेसिडेंट का रूल है, जब भी किसी स्टेट के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है या उसका उल्लंघन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ का गवर्नर जो होता है उसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो है प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर देता है। ये सिर्फ स्टेट में लगता है। आर्टिकल नंबर 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आज तक कभी भी देश में लगी नहीं है। 358वें आर्टिकल के तहत जब भी कोई भी इमरजेंसी लगती है तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि वो जो आम सिटीजन्स को उस टाइम पे वो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। पर इस दरमियान भी 2 राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। पार्ट नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी संशोधन करना हो अगर,
तो उसके लिए जो है आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग किया जाता है। उसके तहत ही संविधान का संशोधन मुमकिन है और इसके तहत जो है बेसिक फीचर जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका छेड़ नहीं कर सकते आप, उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक फीचर को चेंज नहीं किया जाता, बाकी सब चीज़ें चेंज हो सकती है। इसी के साथ इस लेक्चर का हम अंत करते हैं और इसके बारे में और आगे जो आर्टिकल्स के बारे में और जो है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आगे लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।